इस वीडियो की शुरुआत मैं 3 सवालों के साथ में कर रहा हूं। पहला सवाल कि सिल्वर ईटीएफ फंड क्या होता है, और दूसरे सवाल कि सिल्वर का डिमांड आउटलुक अगला 10 साल के लिए कैसा है, और तीसरा सवाल कि पिछले 25 साल में सिल्वर ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, और अंत में हम ये जानेंगे कि एचडीएफसी का एक नया फंड जो सिल्वर ईटीएफ के ऊपर एफओएफ है, वो किस तरह से इन्वेस्टर्स को मदद कर सकता है। फिजिकल में इन्वेस्ट किए बगैर डिजिटली आप सिल्वर के प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और पिछले 17 सालों में मैंने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के साथ हजारों इन्वेस्टर्स को जोड़ा है, और मैं अमेजन की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक अनब्रेकेबल का को ऑथर हूं और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जानते हैं सबसे पहला सवाल कि सिल्वर ईटीएफ फंड क्या है। सिल्वर ईटीएफ फंड जस्ट लाइक अदर ईटीएफ फंड की तरह है। ईटीएफ एक्चुअल में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है और ये एक इंडेक्स फंड होता है। आप अगर ईटीएफ के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे 2 वीडियो इसके ऊपर बनाए हुए हैं। पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिल्वर ईटीएफ फंड के ऊपर, और दूसरा है मिरेई का ईटीएफ के ऊपर एक जो ग्लोबल ईटीएफ फंड के ऊपर बनाया गया है। दोनों ही वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको कि ईटीएफ फंड बेसिकली म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन चूंकि वो एक्सचेंज में ट्रेड होता है इसलिए इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। और ये जो फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड ऑफ फंड है, जो कि फिजिकल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एचडीएफसी के इस फंड का एनएफओ पीरियड 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक का है। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि सिल्वर का डिमांड आउटलुक क्या है अगला 10-15 साल के लिए। सिल्वर का डिमांड आउटलुक समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिल्वर का कंजम्पशन कहाँ कहाँ पे होता है, सिल्वर का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। बेसिकली सिल्वर के 3 यूजेस हैं। पहला कि सिल्वर को हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए या फिर सिल्वर के बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं, और दूसरा हम लोग सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूजेस करते हैं। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिल्वर को यूज़ किया जाता है कि हमारे छोटे छोटे जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे पोर्टेबल डिवाइसेस, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, इसके जो कंडक्टर हैं उसके तौर पर सिल्वर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिल्वर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिक का। तो इसकी वजह से यहाँ पे सिल्वर का डिमांड बढ़ रहा है। और तीसरा, हमारे देश में धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया या फिर दिवाली के दिन सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसलिए इन दोनों त्योहारों पे हम लोग सिल्वर को खरीदते हैं और सिल्वर देते हैं। इसके अलावा पहले पुराने ज़माने में 1930 तक हमारे देश में सिल्वर का यूज़ सिल्वर कॉइन बनाने के रूप में भी होता था, और अभी ये सिल्वर कॉइन तो यूज़ होता नहीं है। तो ये यूजेस हैं। अब यूजेस में क्या सिनेरियो चेंज हो रखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसके अलावा चूंकि सिल्वर गोल्ड के बाद दूसरा प्रेशियस मेटल के रूप में आता है, तो सिल्वर का यूसेज हेजिंग के लिए भी किया जाता है करेंसी के डेप्रिसिएशन वाला सिचुएशन में। चलिए पहले हम लोग इंडस्ट्रियल कमोडिटी के रूप में सिल्वर का जो यूजेस है उसको समझते हैं। सिल्वर का एक बहुत बड़ा डिमांड सोलर पैनल के बनाने में हो रहा है, यूज़ हो रहा है। और ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक सोलर पैनल में कम से कम 100 मिलीग्राम सिल्वर को यूज़ करना पड़ता है। और जितने भी देश जिनकी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है, वो लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से वो अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच करें, और इसके लिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोलर पैनल बना रहे हैं। और जितना ज़्यादा सोलर पैनल बनेंगे उतना ज़्यादा सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। अगर हम देखें 2015 से 2020 तक में, तो सिल्वर का कंजम्पशन सिर्फ सोलर पैनल बनाने के लिए 2800 टन हुआ करता था, और
2021 में ये बढ़ करके 3,267 टन हो गया। और यही अगर हम बात करें 2022 से 25 की, तो इसका डिमांड 4,500 टन होने वाला है। और दूसरे यूजेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जिस हिसाब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के प्रति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोच है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल कार हम लोग पहले यूज करते थे उसमें इंटरनल कंबसन इंजन यूज होता था, और उसमें जो सिल्वर का यूजेस था उसका 2 गुना ज़्यादा मात्रा में सिल्वर का यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल में होगा। तो इससे भी हम देख रहे हैं कि इसके डिमांड में काफ़ी बूस्ट आएगा। और तीसरे तरह से अगर हम देखें तो सिल्वर चूंकि प्रेसियस मेटल है तो इसको हेजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि गोल्ड को यूज़ किया जाता है कि अगर कोई करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो उस सिचुएशन में अगर आप गोल्ड या फिर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक हेज दे सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है। उस हिसाब से भी सिल्वर को यूज किया जा सकता है। अभी तक तो हमने ये देखा कि सिल्वर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सिल्वर एक्चुअल में किस क्वांटिटी में किस क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना यूज़ होता है, ऑस्पिशियस रीजन से हम लोग कितना कंज्यूम करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कितना कंज्यूम होता है। तो लगभग 50% सिल्वर का यूटिलाइजेशन अभी के डेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहा है, और उसके बाद लगभग 50% जो है इसका यूज़ फिजिकल में या फिर डिजिटल में हो रहा है। अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो लगभग 31% सिल्वर का यूजेस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होता है, और इसमें 25% सिल्वर लोग फिजिकल में परचेज करते हैं और 6% सिल्वर लोग ईटीएफ के माध्यम से परचेज करते हैं। और लगभग 16% जो सिल्वर है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा लगभग 4% जो है सिल्वर का यूज़ बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये यूजेस का ब्रेकअप है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसका जो तीसरा सवाल है हमारे इस वीडियो का कि सिल्वर ने रिटर्न किस तरह से दिए हैं पास्ट में, और फ्यूचर में किस तरह के रिटर्न बनने की संभावना है। फ्यूचर में किस तरह के रिटर्न बनने की संभावना है ये तो हमें डिमांड से दिख रहा है, और पास्ट में कब कब इसने अच्छा रिटर्न दिया है इसको हम लोग इस ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएससी, सेंसेक्स, गोल्ड और सिल्वर को प्लॉट किया गया है इस चार्ट में। 2004 से 2006 का एक पीरियड ऐसा था जहां पर कि इक्विटी मार्केट में रिटर्न नहीं बन रहा था, या फिर यूं कहें तो इकोनॉमी का जो डायरेक्शन था वो सही नहीं था कि किधर जा रही है इकोनॉमी, ये समझना मुश्किल था। उस दौरान में सिल्वर के प्राइस में अप्रिसिएशन देखे गए थे। इसी तरह का कुछ सिनेरियो जो है वो 2009 से 2011 के दौरान भी इकोनॉमी में देखने को मिला था। उस दौरान भी सिल्वर ने एक अच्छा रिटर्न दिया था। 2019 से 2020 के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि जब कोविड सिचुएशन आया, लॉकडाउन आया, तो उस सिचुएशन में भी मार्केट का दिशा समझना मुश्किल था, और उस दौरान भी सिल्वर ने एक अच्छा रिटर्न बना करके दिया। तो जब भी मार्केट में अनसर्टेन सिचुएशन एराइज होता है उस समय कमोडिटीज़ अच्छा रिटर्न देती है, और बेसिकली गोल्ड और सिल्वर अच्छा रिटर्न देते हैं। यहाँ पर कैगर रिटर्न दिखलाया गया है कि डॉलर की अपेक्षा और आईएनआर की अपेक्षा के मैंने साथ में इसको कंपेयर करके बताया गया है कि 20 सालों में सिल्वर ने एवरेज में 10% का रिटर्न दिया है आईएनआर में, और 7% दिया है रिटर्न यूएसडी में। 15 सालों में एवरेज 7% का है, और अगर हम बात करें 10 साल की तो 10 साल में इसका रिटर्न थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, लेकिन 5 साल में वापस से इसने अच्छा रिटर्न दिया है। और इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड गोल्ड के बाद सिल्वर भी एक अच्छा माने कमोडिटी है जहाँ पर कि हम रिटर्न बना सकते हैं। यहाँ पर हम गोल्ड, सिल्वर और डेट फंड का कंपैरिजन देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म तक गोल्ड के बजाय सिल्वर को भी होल्ड किया जाए तो ये भी गोल्ड से कम रिटर्न नहीं दिया है। 5 साल का एवरेज अगर देखें तो गोल्ड ने भी 13% का रिटर्न दिया है और सिल्वर ने भी 13% का रिटर्न दिया है। और 3 साल में जहाँ पे गोल्ड ने 13% दिया है तो सिल्वर ने भी 11% का रिटर्न दिया है। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आ रहा है कि डेट फंड के तुलना में अगर हम सिल्वर को कंपेयर करें तो डेट फंड से हमेशा सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया है, और गोल्ड से कंपेयर करें तो गोल्ड के एट पार में लगभग सिल्वर भी रिटर्न दिया है। तो इसके साथ ये टोटल जो 3 क्वेश्चंस थे
उसको मैं कंक्लूड करता हूँ। अब समझते हैं कि एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर सिल्वर खरीदना चाहें तो फिजिकल में आप खरीदेंगे। फिजिकल में खरीदना और ये बेचना जो है एक मुश्किल काम है कि आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन डिजिटल में उसे खरीद पाना जो है काफ़ी आसान है। और चूंकि ये ईटीएफ फंड है और ये फंड एक एफओएफ है, फंड ऑफ फंड है, जो कि इसी का जो अंडरलाइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है एचडीएफसी का, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस फंड को लेकर के। तो यहाँ पे सुविधा ये है कि आप छोटा क्वांटिटी में परचेज कर सकते हैं। इवन आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं और आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें कॉस्ट इफिशियंसी आपको मिलता है, क्योंकि आप हर एक महीना में उसके प्राइस मूवमेंट के हिसाब से आप बाइंग कर रहे हैं और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ही सुविधाजनक रहेगा अगर आपको सिल्वर एज ए एसेट क्लास समझ में आता है तो। और दूसरा चीज़ ये कहा जा सकता है कि डाइवर्सिफिकेशन पर्पज से भी एक अलग एसेट क्लास है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि सारे एसेट क्लास एक ही मार्केट सिनेरियो में एक तरह का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, एक तरह का परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। तो इसलिए अगर हट करके कुछ एलोकेशन किया जाए तो उसमें एक अलग प्रोबेबिलिटी बनती है और कई बार ये प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर कृष्ण कुमार डागा हैं और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि 100 रुपीज़ का एसआईपी भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसमें किस तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। चूँकि ये सिल्वर फंड है तो इसका 100% एलोकेशन सिल्वर में ही होगा और कई बार 5% तक का एलोकेशन डेट सिक्योरिटीज़ में भी किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि डेट सिक्योरिटी जो है वो लो टू मीडियम रिस्क कैटेगरी में पड़ता है और सिल्वर चूँकि हाई टू वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कमोडिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक पोर्टफोलियो में नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी वजह से इसको वेरी हाई रिस्क में दिखाया गया है। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।